वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की कंप्लीट एक्सरसाइज 13.4 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। अब देखो, जो एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी बेस्ड है फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर। तो पहले समझ लेते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्लैंट हाइट, इन सब के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मान लो हमारे पास एक कोन है और कोन को हमने यहाँ बीच में से कहीं से काट दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला हिस्सा अब नहीं रहा, तो जो आपको ये नीचे वाला हिस्सा नजर आ रहा है इसी को बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। तो यानी कि जो ये फ्रस्टम ऑफ कोन है इसमें यहाँ पर एक रेडियस होगी, ठीक है, इसको बोल देते हैं R1, और यहाँ पर एक रेडियस होगी, इसको बोल देते हैं R2। किसी को भी आप R1 किसी को भी R2 बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि R2 हमेशा R1 से बड़ा होगा। आप इसको R2 बोल दो, इसको R1 बोल दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक को R1 बोलना है, एक को R2 बोलना है। और ये जो है ये इस फ्रस्टम की हाइट यानी कि h हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसकी स्लैंट हाइट है यानी कि L, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि फ्रस्टम दिखता कैसा है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ इनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह की, तो अगर आपको कोन का ये सब याद है तो आप फ्रस्टम का भी आसानी से लिख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। अब मान लो आपको कोन का याद है, ठीक है, फ्रस्टम का याद नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, मैं कोन बोल रहा हूँ, कोन का क्या होता था πr/l। लेकिन यहाँ पे कोन का तो नहीं लिखना, यहाँ पे फ्रस्टम का लिखना है। तो फ्रस्टम में बस ये अंतर आएगा कि यहाँ पे आप r हटाओ, r की जगह यहाँ पे देखो कितने r हैं, दो r हैं, ठीक है। तो उन दोनों को प्लस करके लिख दो, R1 + R2। मतलब कि अगर आपको कोन का याद है तो कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया होता है πl/r1 + R2। इसी तरह से अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, देखो कर्व सरफेस एरिया तो याद हो ही गया आपको। अब इसके टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या था कि अगर हमारे पास ये फ्रस्टम है, ठीक है, तो आप सिर्फ ये कर्व वाला एरिया ले रहे थे, ये क्या था इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल में क्या होगा, नीचे वाले सर्कल का भी एरिया आ जाएगा और ऊपर वाले सर्कल का भी एरिया आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई टोटल सरफेस एरिया जो होगा उसमें कर्व तो आ ही रहा है यानी कि πl, ठीक है, πl/r1 + R2, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस में इन दोनों सर्कल का एरिया भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इस सर्कल की रेडियस कितनी है R2, और ये जो ऊपर वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है R1। तो यहाँ से इसका एरिया हो जाएगा πr2², ये नीचे वाला सर्कल हो गया, और πr1² ये ऊपर वाला सर्कल हो गया। दोनों के पास पाई है, तो चाहो तो आप ये जो पाई है ये कॉमन ले सकते हो। तो अगर आपने पाई कॉमन लिया तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दो। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया जो फ्रस्टम का होता है वो हो जाता है πl/r1 + R2 + πr2² + R1², ठीक है। अगर आप बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आप कैसे करोगे, देखो मान लो अगर इसका आपको वॉल्यूम नहीं याद है, थोड़ा बहुत हिंट लेना है किस तरह का होगा, तो पहले कोन का वॉल्यूम लिख लो, ठीक है। अभी कोन का लिख रहा हूँ मैं, कोन का वॉल्यूम कितना होता था 1/3 πr²h, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दो दो रेडियस हैं, तो यहाँ पर रेडियस में डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। कोन का तो इतना होता था, लेकिन जब आप फ्रस्टम का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, जो r है r² की जगह आप लिखो R1² + R2², और दोनों रेडियस को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी पहली रेडियस का स्क्वायर, दूसरी रेडियस का स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट, ये लिखना है आपको r की जगह। तो मतलब कुछ कुछ ये कोन जैसा ही इसका फॉर्मूला बनता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी स्लैंट हाइट की, तो देखो कोन में स्लैंट हाइट कितनी होती थी, h² प्लस में r²। यहाँ पे बस r² नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दो दो रेडियस है, तो फिर से यहाँ पर उसकी जगह आ जाएगा R2 - R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए अगर आप इसके क्वेश्चन करना चाहते हो तो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। मतलब कि पानी पीने का एक ग्लास है जो कि फ्रस्टम की शेप का है और इसकी हाइट जो है वो है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे बोला गया है द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर।
मतलब कि जो डायमीटर हैं इसके दोनों सर्कुलर एंड के, एक है 4 सेंटीमीटर और दूसरा डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे बोला गया फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, मतलब ग्लास की कैपेसिटी बतानी है, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया था कि भाई पानी पीने का ग्लास है, तो पानी पीने का ग्लास आप सबने देखा होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा, फ्रस्टम की शेप का। ठीक, इसकी जो ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस जो है इसकी R1 बोल देते हैं, ऊपर वाली जो रेडियस है इसको R2 बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी हाइट है, ठीक है, इसकी ये जो हाइट है इसको H बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या बोला गया, हमें रेडियस डायरेक्ट नहीं बताई गई, हमें दोनों डायमीटर बताए गए हैं। ठीक है, ये जो डायमीटर 1 है ये बताया गया 2 सेंटीमीटर, और जो बड़ा वाला डायमीटर है, यानी इसको अगर मैं डायमीटर 2 बोलूँ तो ये मुझे बताया गया है 4 सेंटीमीटर, और हाइट बताई गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना डेटा हमें गिवन है। हमसे पूछा गया है कि भाई जो यहाँ पर ये फ्रस्टम बना, ये जो ग्लास है फ्रस्टम की शेप का, इसकी कैपेसिटी बता दो, यानी वॉल्यूम बता दो। ठीक है, तो जो डेटा हमारे पास है लिख लेते हैं पहले। डायमीटर 1 कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है अगर डायमीटर 1 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो रेडियस होगी इसका हाफ हो जाएगी, यानी कि रेडियस 1 जो हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो डायमीटर 2 है, ठीक है, ऊपर वाला यानी बड़ा वाला डायमीटर, वो कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर था, तो यानी कि जो रेडियस 2 होएगी ये 4 का हाफ यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और H तो हमें पता ही है 14 है। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख लो H कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। ठीक है, जो कैपेसिटी है या वॉल्यूम बोलो आप, ठीक है, वो कितना होगा, वो देखो अभी इसका वॉल्यूम मैंने आपको बताया था 1/3 पाई H लिख दो। R स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यानी कि एक बार पहली वाली रेडियस का स्क्वायर करो फिर दूसरी वाली और दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है भाई, कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है जब तक कुछ और ना बोली जाए, और इनटू में हाइट है, हाइट कितनी है हमारे पास 14, तो यहाँ पे आ गया 14, और R1 का स्क्वायर, R1 कितना है भाई 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। R2 कितना है, R2 हमारे पास है 4 का आधा यानी कि 2 सेंटीमीटर। R2 हमारे पास कितना है 4 का आधा यानी कि 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। R1 इंटू R2, R11 इंटू R2 कितना है 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ पर देखो कितना बचा हुआ है 1/3 इंटू में 22 इंटू में क्या बचा हुआ है 2, अंदर देखते कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 1 जा 2 हो गया। तो यहाँ से इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 4 + 2 और 1 7। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको मिटा के इसकी जगह 7 लिख दो। ठीक है, यहीं से कैलकुलेट करिए, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 और 2 1 जा 2 7। ठीक, तो 22 इंटू 2 44 1 जा 44 हो गया, इंटू में क्या बचा हुआ है 7 और नीचे क्या बचा हुआ है 3। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, कैरी हुआ 2, फिर 7 4 जा 28 और जो 2 कैरी था ऐड कर दो, 28 + 2 कितना 30, तो 308 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप चाहो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहते हो तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करोगे, हमारे पास क्या है 308 है, इसको किससे डिवाइड कर लेना है 3 से डिवाइड कर लेना है। 3 1 जा 3, यहाँ पे बचा 0। ठीक है, यहाँ पे आप 0 उतारोगे टेबल नहीं जाएगा तो मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 उतारोगे 3 2 जा 6, यहाँ बच जाएगा 2। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगी इसकी 102 एंड रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, और किससे डिवाइड किया था 3 से, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर।
फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। मतलब जो स्लैंट हाइट है फ्रस्टम ऑफ कोन की वो हमें बताई गई है 4 सेंटीमीटर, और जो दोनों एंड की सरकमफ्रेंस है वो हमें बताई गई है, बड़ी वाली सरकमफ्रेंस है 18 सेंटीमीटर और जो छोटी वाली सरकमफ्रेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है जो कर्व सरफेस एरिया होगा इस फ्रस्टम का वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में सबसे पहले बात की गई है एक फ्रस्टम की, तो हम क्या करेंगे एक फ्रस्टम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फ्रस्टम बनाया। अब जो ये फ्रस्टम है इसकी स्लैंट हाइट हमें बताई गई है, ठीक है। जो स्लैंट हाइट है यानी कि L वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे मानूँ कि यहाँ पर जो छोटी वाली रेडियस है ये R1 है और जो बड़ी वाली रेडियस है ये R2 है, ठीक है। आप किसी को भी R1 R2 मान सकते हो, आप चाहो तो छोटे वाले को R2 मान लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो रेडियस है हमें डायरेक्ट नहीं बताई गई है, बल्कि हमें क्या बताया गया है सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर क्यों बोला गया है, देखो यहाँ पर जो नीचे सर्कुलर पोर्शन है इस सर्कल का, जो सिर्फ सर्कल की बात करो नीचे वाले, इसको आप चाहे इसकी सरकमफ्रेंस बोलो चाहे पेरीमीटर बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो छोटी वाली सरकमफ्रेंस है उसको C1 बोल देते हैं और जो बड़ी वाली सरकमफ्रेंस है उसको C2 बोल देते हैं। जो बड़ी वाली सरकमफ्रेंस है वो है 18 सेंटीमीटर और जो छोटी वाली सरकमफ्रेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। हमें इसका कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सरकमफ्रेंस की हेल्प से पहले हम रेडियस पता करेंगे, उसके बाद हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात क्या बताया गया है, सरकमफ्रेंस 1 कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पाई r, ठीक है। अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस पहली वाली है तो इसकी रेडियस भी कौन सी होगी, पहली वाली यानी R1। ये कितने के बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2 पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, यहाँ पर क्या है R1 बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर R1 की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ पे 6 है, नीचे जो 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो चीज़ यहाँ ऊपर है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 × 3 कितना हो गया 21 डिवाइड बाई, नीचे कितना बचा हुआ है 22 सेंटीमीटर। यानी जो छोटी वाली रेडियस है R1 वो हमें पता लग गई 21/22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो बड़ी वाली रेडियस है उसको मैं यहाँ पर निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो दूसरी वाली सरकमफ्रेंस है यानी बड़ी वाली सरकमफ्रेंस है C2 जिसे मैंने बोला है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला दोबारा से 2 पाई r। अब यहाँ से सरकमफ्रेंस 2 है, सेकंड वाली है तो रेडियस भी सेकंड वाली आएगी। तो यहाँ से हो गया 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, इनटू में कितना है R2 बराबर में कितना है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो R2 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 18, नीचे वाला 7 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 2 × 22 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 2 से काटोगे 2 1 जा और ये 2 9 जा, तो यहाँ से R2 जो है इसकी वैल्यू 9 × 7 कितना होता है 63 और नीचे क्या है 22, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें रेडियाई पता लग गई है दोनों, ठीक है। पहली रेडियस है इतनी और दूसरी रेडियस है इतनी। हमें निकालना क्या था कर्व सरफेस एरिया। तो अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, आपको सब कुछ पता है जो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको आप कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटा रहा हूँ। हमारे काम का क्या है यहाँ पे रेडियस, ठीक है ना। तो रेडियस को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो R1 की वैल्यू कितनी है 21/22, तो ये हो गया 21 डिवाइड बाई 22 सेंटीमीटर। और R2 की वैल्यू कितनी है 63/22, 63 डिवाइड बाई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। L तो हमें पता ही है कितना है 4। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, स्पेस बन गया। आप बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो मैंने यहाँ पे लिखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया होगा ये मैंने आपको अभी बताया था कितना होगा, पाई r हटाओ अभी पाई r l का, ठीक है। यहाँ पे लिखो सीधा l, जैसे कोन में पाई r l होता था, r हटा दो उसमें से, r की जगह क्या लिखोगे R1 + R2, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है और कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू
22 डिवाइड बाई 7, L हमें पता है कितना दिया गया है 4, और R1 की वैल्यू 21/22 आ गई, और प्लस में क्या है R2, तो प्लस में R2 यानी 63 डिवाइड बाई 22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी जो भी है ऐसी रहने दो, कुछ मत करना भी। 22/7 इंटू में क्या है 4, इसको सॉल्व करोगे यार, देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी नीचे का डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम तो वही आ जाएगा, यानी 22 ही आ जाएगा। और जब नीचे का नंबर सेम हो तो अगर प्लस हो रहा है तो ऊपर वालों को प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देंगे, 60 और 20 80 और 83 1 84, ठीक है ना। तो यानी कि इनको जोड़ोगे 63 और 21 को तो 84 आ जाएगा। अब देखो 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, 7 1 जा 7, 7 से काटो 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1 बचा होगा, 1 के आगे 4 यानी 14, तो यानी कि 7 2 जा 14। तो यहाँ पे कितना बचा है 4, इंटू में यहाँ कितना बचा है 12, तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है इफ एज द कैप यूज्ड बाय द तुर्क्स is shaped like the frustum of cone. If its radius on the open side is 10 cm, radius at the upper side is 4 cm and its slant height is 15 cm, find the area of the material used for making it. मतलब कि क्या है, यहाँ पे आप जो फिगर में देख पा रहे हो ये एक टोपी है जो तुर्क लोग पहनते हैं। यहाँ पर ये नीचे से ओपन है और ऊपर से बंद है, ठीक है। जो यहाँ पर नीचे वाली रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर बताई गई है और जो अपर बेस की रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर बताई गई है। तो मैंने इस रेडियस को R1 बोल दिया, इस रेडियस को R2 बोल दिया, और जो इसकी स्लैंट हाइट है ये 15 सेंटीमीटर बताई गई है। हमें बताना है कि इस टोपी को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखो जो R1 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, जो R2 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है L इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, ये टोपी नीचे से ओपन है, मतलब जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है वो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को बनाने में यूज हुआ होगा, और यहाँ पर जो सर्कुलर पोर्शन ऊपर वाला है इसको बनाने में यूज होगा, क्योंकि नीचे से तो ये खुला हुआ है। तो मतलब हमें इसका ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है, प्लस में ऊपर जो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इज इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा देखो कर्व सरफेस एरिया पहले लिख दो, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई L R1 प्लस R2, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस यहाँ पर ये ऊपर से बंद है यानी सर्कुलर पोर्शन भी आएगा ऊपर वाला, पाई ऊपर वाले की रेडियस क्या है R1 यानी पाई R1 का स्क्वायर। फिर से समझा रहा हूँ, नीचे से खुली है इसलिए नीचे वाले सर्कल का एरिया हम नहीं लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ये रहा, ऊपर वाले सर्कल का एरिया ये रहा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, जस्ट सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहली बात क्या क्या कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लो, यहाँ पर पाई है यहाँ पर पाई है तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई मैंने जैसे ही कॉमन लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा, यहाँ पे L बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है R1 प्लस R2 प्लस पाई कॉमन आया है, R1 का स्क्वायर भी बचा रहेगा। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और यहाँ पे L कितना था 15, तो यहाँ 15 आ गया। R1 कितना है 4, प्लस में R2 कितना है 10, प्लस में R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर क्या है 15, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो ये 22/7, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 4 जा 60 कैरी हुआ 6, 15 1 जा 15 और जो 6 कैरी हुआ था 15 प्लस 6 21, और प्लस में कितना है 16, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7,
और अंदर कितना है, इन दोनों को आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 226। तो अब इसके बाद क्या करो आप, पहले 226 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे है 226 इंटू में क्या है 22, ठीक है, फिर डिवाइड बाई 7 बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 2 6 जा 12 का 2 कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4, ठीक है। इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 5 2 आया, इससे करोगे तब भी क्या आएगा 4 5 2 ही आना है भाई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 5 और 2 कितना 7, 5 और 4 कितना 9 और यहाँ पे कितना 4। तो मतलब क्या है कि जब आप 22 और 226 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 4972, ठीक है ना, 4972 और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है 7, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है। अब हमें क्या करना है 4972 जो है इसको किससे डिवाइड करना है 7 से, तो इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 4972 डिवाइड बाई क्या है 7, 7 7 जा 49, ठीक है, 0 बचा, यहाँ पे 7 उतारा 7 1 जा 7, 0 बचा, फिर यहाँ पे क्या उतारा 2, उतारने के बाद टेबल नहीं जा रहा मतलब 0 बढ़ाओगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप इसको लिखोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 710 और रिमाइंडर कितना बचा हुआ है 2, डिवाइड किससे किया था 7 से। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का मटेरियल यहाँ पे लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे बोला गया है ए कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल सीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively। मतलब कि एक बर्तन है, कंटेनर है कोई, जो ऊपर से खुला हुआ है और ये मेटल की सीट से बना है और जो इसकी हाइट है वो है 16 सेंटीमीटर और जो इसकी लोअर एंड की रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर और जो अपर एंड की रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे बोला गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क which can be completely fill the container at the rate of ₹20 per liter। मतलब कि पहले हमें बताना है कि अगर इसको पूरा दूध से भरा जाए तो दूध की कीमत क्या होगी और जो रेट है दूध का वो है 20 रुपये पर लीटर। उसके बाद हमसे बोला गया ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। मतलब कि हमें मेटल सीट की कॉस्ट भी बतानी है। अगर जो मेटल सीट है उसकी जो कॉस्ट है वो है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है वो है 3.14। तो यहाँ पर देखो जो भी कंटेनर है उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक। तो यहाँ पर ये कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है तभी तो आप इसमें दूध डालोगे, ठीक है। और जो लोअर एंड की रेडियस है उसको मैंने R1 बोल दिया जो कि हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और जो अपर एंड की रेडियस है उसको मैंने R2 बोल दिया जो कि 20 सेंटीमीटर गिवन है और जो इसकी हाइट है ये है 16 सेंटीमीटर और जो हमें रेट गिवन थे दोनों, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो रेट ऑफ मिल्क है वो है ₹20 पर लीटर और जो कॉस्ट ऑफ सीट है वो है ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले बात करते हैं कि इसमें दूध की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे जब ये पूरा का पूरा दूध से भरा हुआ है। तो भाई देखो इसमें कितना दूध आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे, हमें पता लग जाएगा इसमें कितना दूध आ सकता है, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूध की कीमत निकल जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर लिख दो या फिर आप फ्रस्टम लिख दो क्योंकि कंटेनर फ्रस्टम की शेप का ही है, ठीक है। तो जो ये कंटेनर है फ्रस्टम की शेप का इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अभी हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था 1/3 पाई h ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 R2, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/3। पाई की वैल्यू जो हमें यूज करनी है इस क्वेश्चन में वो है 3.14, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटू 3.14 और जो हाइट है यहाँ पर वो है 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 16 और R1 कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस में R1 R2 यानी कि 8 इंटू 20, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 16 को आप इससे सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको 16 का टेबल आता है तो
तो यहाँ से देखो 16 इंटू 4, 16 4 जा 64 का 4 हुआ, कैरी गया 6, फिर 16 1 जा 16 और जो 6 कैरी गया था वो जोड़ दो 16 में, 22 का 2 कैरी गया 2, फिर 16 3 जा 48 और जो 2 कैरी गया था 50। 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, यहाँ पर कितना है 3, ठीक है ना। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही रहेगा। चलो बाहर बाहर का तो सब कुछ हो गया मल्टीप्लाई, अंदर देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पर क्या है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 8 2 जा 16, एक जीरो और लगा दो यानी 160। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो इज इक्वल टू यहाँ पर 50.24 डिवाइड बाई 3 ऐसे ही रहने दो, इनको ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब इन सबको ऐड करोगे 400 100 560 और 64 और जोड़ोगे यानी कि 664 आ जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 3 का टेबल 2 में नहीं जाएगा, 4 को मिलाना पड़ेगा। 2 डिजिट एक साथ मिलाओगे तो पहले जीरो बढ़ाओ, फिर 3 8 जा 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 50.24 इंटू 208, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 208, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 50.24 और यहाँ पे क्या है 208। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले। हमारे पास क्या है 50.24 और इंटू में क्या है 208। तो यहाँ से 8 4 जा 32 का 2, ठीक है, कैरी हुआ 3, 8 2 जा 16 और 3 19 का 9 कैरी हुआ 1, 8 इंटू 0 और जो 1 कैरी था और 8 5 जा कितना हो गया 40 हो गया। क्रॉस लगाओगे, 0 से करोगे तो यही आ जाएगा 0, 2 बार क्रॉस लगाओगे, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो गया 9, 8 और 1 9 और यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आ गया ये 10, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। कहने का मतलब क्या है कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 50.24 और 208 को, तो यहाँ पे आया 10449.92 और नीचे क्या था 3, वो कट चुका है, ठीक है ना। तो मतलब इतना ही आएगा। तो यहाँ से देखो अब ये रफ वर्क है 10449.92, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, रफ वर्क था। तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम आया है ये किस में आया है, ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें वॉल्यूम तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था भाई दूध की कीमत। उसके लिए वॉल्यूम की जरूरत थी तो वॉल्यूम निकाल लिया। लेकिन जो दूध की कीमत है वो पर लीटर के हिसाब से दी गई है, 20 रुपीज पर लीटर। तो हमारा जो वॉल्यूम है ये लीटर में नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 लीटर। तो यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो 1000 जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो यानी कि 1 डिवाइड बाई 1000 लीटर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो 1/1000 लीटर आएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है और आप उसको लीटर में चेंज करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास जो भी था, ठीक है, 10449.92, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1000 से, ठीक है। और ये क्या बन गया सेंटीमीटर क्यूब से लीटर बन गया। अब 1000 से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि जो पॉइंट है वो 3 डिजिट पीछे आ जाएगा, इसके बाद 3 जीरो है तो 1 2 3 यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूँ तो काम हो गया, ठीक है ना। 1000 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पर कितना आ गया 10.44992। पहले पॉइंट यहाँ था, 1000 से डिवाइड किया तो 3 डिजिट पीछे आ गया। इतने लीटर में आया है हमारा ये वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालनी है भाई, कॉस्ट ऑफ मिल्क। भाई जो दूध है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, जो वॉल्यूम ऑफ मिल्क आया है इनटू में जो रेट लग रहा है पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो जो वॉल्यूम आया है वो कितना है, जो वॉल्यूम आया है वो है 10.44992 इनटू में रेट क्या है 20 रुपये पर लीटर, यानी 1 लीटर का 20 रुपये है। अब देखो 20 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, कैसे करोगे, यहाँ पर एक जीरो है, पहले जीरो लगा दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो यार, 2 2 जा
4, 2 9 जा 18 का 8 कैरी हुआ 1, फिर 2 9 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी हुआ 1, 2 4 जा 8 और 1 9, फिर 2 4 जा 8, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 208.99840। इसको अगर आप राउंड ऑफ करो थोड़ा, इसको आप क्या करो अगर राउंड ऑफ, तो ये हो जाएगा 209 रुपीज़, यानी कि 209 रुपये लगेंगे। राउंड ऑफ कैसे किया देखो यार, 208 रुपये 99 पैसे, अगर आप इसको हटा भी दो, इसको भी अगर आप हटा दो तो 99 पैसे, मतलब लगभग पूरे 209 रुपये हो गए। ठीक है ना, 208 रुपये 99 पैसे से आगे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि लगभग 209 रुपये लगने हैं, राउंड ऑफ वैल्यू आएगी 209 रुपये। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन आधा हुआ है। ठीक है ना, हमने क्या कर लिया है, हमने दूध की कीमत निकाल ली। हमसे एक और चीज़ पूछी गई थी कि भाई अगर ये मेटल सीट से बना है और जो कॉस्ट है सीट की वो 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितनी कॉस्ट लगी होगी इसकी सीट को खरीदने में। ठीक है, तब उसको निकालते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ से देखो ये मिल्क वाला काम तो हो गया, इसको भी मिटा दो। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे एरिया निकालना होगा और एरिया में स्लैंट हाइट भी चाहिए मुझे। ठीक है ना, क्या चाहिए मुझे, इसकी स्लैंट हाइट भी चाहिए। तो पहले स्लैंट हाइट निकालो। ठीक है, स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था h का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अंडर रूट h की वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो गया 16 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है, r2 है 20, r1 कितना है 8, तो यहाँ 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 20 माइनस 8 कितना बचेगा 12, यानी ये 12 का स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर सीधे आप लिख दो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इन दोनों को जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0, यानी कि 400 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 400, और 400 का अंडर रूट कितना होता है 20। तो मतलब जो स्लैंट हाइट है L, उसकी वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो हमारा L है इसको मैं यहाँ पर कहीं नोट डाउन कर ले रहा हूँ। L की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ सीट। एरिया ऑफ सीट, जब हमें एरिया पता लग जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं भाई कितना एरिया लगा है मेटल की सीट का। तो यहाँ पर देखो मेटल कहाँ कहाँ यूज हुई है, यहाँ पर इसके कर्व सरफेस एरिया पे मेटल लगा है, और नीचे से ये बंद है, नीचे वाला लगा है, ऊपर से तो खुला है। मतलब मुझे ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है और नीचे वाले सर्कल का एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा पाई L R1 प्लस R2, ये हो गया। और नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई R, नीचे वाला रेडियस क्या है 1, तो पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर से कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, पाई दोनों में कॉमन है। पहले कॉमन ले लो, क्वेश्चन की कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। पाई कॉमन लिया तो यहाँ बचा L, और ये चीज़ बच गई है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस पाई कॉमन है R1 का स्क्वायर। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी थी 3.14, L की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 20, R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू है 8, R2 की वैल्यू है 20, यानी कि 8 प्लस 20, R1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना 3.14, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 20 इंटू में कितना है 20 प्लस 8, 28 प्लस में कितना है 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3.14। ठीक है, एक जीरो है पहले लगा दो, फिर 2 8 जा 16 कैरी हुआ 1, 2 2 जा 4 1 5, और प्लस में कितना है 64, तो यहाँ से हो जाएगा 3.14, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 4 और 0, 4 6 6 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, यानी कि हमें 624 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या है 3.14, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 624 से, 624, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी हुआ 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12,
क्रॉस लगाया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 बार क्रॉस लगाया, 6 4 जा 24, कैरी हुआ 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे कितना है 6, 8 5 13 का 3 हासिल किया 1, 4 2 6 2 8 और एक जो हासिल था 9, 8 6 14 15 का 5 हासिल किया 1 और यहाँ पे 1। तो 195.93। तो मतलब क्या है कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 195,936, 2 के बाद पॉइंट था, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका एरिया आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताया गया था, हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉस्ट है सीट की वो है 8 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो मतलब हो इसका, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रुपीज़। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो कॉस्ट है सीट की वो इस हिसाब से है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 8 रुपये। तो यही मैंने यहाँ पे इसको अलग तरीके से लिख दिया। तो यहाँ से कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8/100, क्योंकि 100 जो है, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, रुपीज़। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वो 8/100 रुपीज़ है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ सीट। कैसे निकालोगे, जो एरिया आया है, एरिया कितना है 1959.36 इंटू में कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आया है एरिया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है ये रहा 8/100। तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के दाम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, हमें 8 से मल्टीप्लाई कर लेना पहले। तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा, कैमरे में आ रहा है कि नहीं बात देख लो, हाँ ठीक है, 8 6 जा 48। ठीक है, 8 6 जा 48 का 8 हुआ, कैरी गया 4, फिर 8 3 जा 24, और जो पहले 4 कैरी गया था 24 और 4 28 का 8 कैरी हुआ 2, फिर 8 9 जा 72, और ये जो 2 कैरी गया था 74 का 4 कैरी गया 7, फिर 8 5 जा 40 और ये 7 47, 47 का 7 कैरी गया 4, फिर 8 9 जा 72, 72 में 4 जोड़ा 76, 76 का 6 कैरी गया 7, फिर 8 1 जा 8 और 7 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 के बाद पहले से पॉइंट था, नीचे 100 है, तो चलो यहाँ पे पहले लगा देते हैं, नीचे कितना है 100। अब नीचे जो 100 है, जब इससे डिवाइड करोगे पॉइंट 2 और पीछे चला जाएगा। ये पॉइंट क्यों आया, पहले से था यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट, नीचे 100 है, तो मतलब ये पॉइंट कूद के कहीं यहाँ आ जाएगा, यानी कि 156.7488 रुपीज़ ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा राउंड ऑफ करोगे, मान लो आप पॉइंट के 2 डिजिट तक लेना चाहते हो, तो ये हो जाएगा 156.7। इसको आप हटा रहे हो, जो आप हटा रहे हो, अगर ये डिजिट जो है 5 से बड़ी है तो इससे पहले वाली डिजिट एक ज़्यादा हो जाती है, राउंड ऑफ का ये रूल है। तो मतलब देखो ये 8 है, 5 से ज़्यादा होता है, तो इसके पहले क्या है 4, वो एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5। तो इतने रुपीज़ राउंड ऑफ करने के बाद आएगा। ठीक, यानी कि 156.75 रुपीज़। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं 5 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे बोला गया है, ए मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री is cut into 2 parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. मतलब क्या है कि हमारे पास एक मेटल का कोन है, और जो ये कोन है इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, और जो वर्टिकल एंगल है इसका वो है 60 डिग्री। इसको 2 हिस्सों में काटा गया है, बिल्कुल इसके हाइट के बीच में से, और एक प्लेन के द्वारा इसको काटा गया है जो इसके बेस के पैरेलल है। ठीक, और यहाँ से काटने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है, जाहिर सी बात है वो फ्रस्टम बन जाएगा। तो जो ये फ्रस्टम है इसको पिघला के तार बनाई जाती है, और जो तार बनाई जानी है उसका डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि जो तार है उसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब हमें ये बताना है कि
कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है। क्वेश्चन में जो बोला गया एक बार और समझाता हूँ। देखो हमारे पास एक कोन है और ये पूरा का पूरा कोन मेटल से बना हुआ है, ठीक। इसका जो यहाँ पर एंगल है ये है 60 डिग्री। जो इसका बेस है मतलब जो सर्कुलर पार्ट है इस पे टिका हुआ है, इसके पैरेलल एक प्लेन के द्वारा इसको ऐसे काटा जाता है हाइट के बिल्कुल बीचों बीच से। हाइट कितनी है 20, तो मतलब यहाँ से 10 यहाँ से 10 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सेंटर से इसको काटा जाता है हाइट के। तो इसको ऐसे काट के ये वाला हिस्सा निकाल दिया गया, नीचे वाला हिस्सा देखो फ्रस्टम बचा, ठीक है ना। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा फ्रस्टम बच रहा है इसी को पिघलाया जाता है, सिर्फ फ्रस्टम को, ठीक है। और उसको तार में ढाला जाता है और जो डायमीटर है तार का, जो तार बनाया जाएगा वो है 1/16 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है भाई कितना लंबा तार बनेगा वो बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो टोटल हाइट थी कोन की उसको मैंने कैपिटल एच बोला है, याद रखना आप। कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ कोन कितना है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी हाइट होगी, है फ्रस्टम की, तो इसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल एच। याद रखना आप स्मॉल एच यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है, सिर्फ किसकी हाइट, फ्रस्टम की। ये कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई 10 हो जाएगा यार। ये क्यों होगा 10, क्वेश्चन आता है 10 क्यों होगा, क्योंकि देखो टोटल हाइट थी 20 और जो इसको काटा गया बिल्कुल बीच में से काटा गया, बीच वाले पॉइंट से, तो मतलब 10 इधर होगा 10 ऊपर होगा, ठीक है ना। ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं नाम दूँ A, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दूँ B, इस पॉइंट को नाम दूँ C, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो रेडियस है इसको बोल देते हैं R2 और ये जो रेडियस है इसको बोल देते हैं R1, ठीक है ना। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने C, यहाँ दे चुका हूँ, तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं D और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने E, ठीक है भाई। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गई रेडियस। टोटल एंगल 60 था, ठीक है ना। तो अब देखो जो एंगल 60 है, ठीक, चलो इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं। इसका नाम दिया मैंने P और जो ये पॉइंट है यहाँ पर इसका नाम दिया मैंने Q, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ये एंगल है 60, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई ये इतना हो गया 30 डिग्री और ये इतना हो गया 30 डिग्री। 30 + 30 वापस से 60 आ गया। और जो ये 10 क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है ए क्यू की, ये पॉइंट है क्यू, ठीक। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे। यहाँ पर आप कह सकते हो, इसको मैं निकाल के दिखाना पड़ेगा। हाइट ऑफ फ्रस्टम तो खैर आप डायरेक्ट लिख दो, कितना 10 सेंटीमीटर। अब ये 30 क्यों हुआ मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये राइट सर्कुलर कोन था बिल्कुल बीच में से ये हाइट आ रही है, तो आधा एंगल इधर समझो आधा एंगल इधर, यानी 30 डिग्री समझो, ठीक है। अब अगर हमें किसी तरह से R1 एंड R2 पता लग जाए, H तो हमें पता है भाई 10 है, तो R1 R2 पता लगेगा तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम पता लग जाएगा। भाई इसी के वॉल्यूम को पिघला के, मतलब इसी के मेटल को पिघला के तार बनाया गया है, तो जो तार है टोटल उसका वॉल्यूम और इस फ्रस्टम का वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम अगर मुझे पता लग जाए तो काम बन जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे पता लगाएंगे, R1 और R2 की वैल्यूज के लिए पहले पता लगानी पड़ेगी। तो पता लगाते हैं भाई। देखो यहाँ से ध्यान से देखना, जो ये है AQD, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे बनाया अलग, ठीक है। ये क्या है A, ये पॉइंट क्या है Q, ये पॉइंट क्या है D, ये एंगल कितना है 30, ठीक है। AQ, A से लेके Q तक कितना है 10 सेंटीमीटर, भाई 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। अब ये 10 क्यों हुआ फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल बीचों बीच से काटा जाता है, तो 10 ऊपर 10 नीचे, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया। और जो DQ है, DQ उसी को मैंने R1 बोला है, तो मतलब ये हो गया R1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इन ट्रायंगल AQD, इन ट्रायंगल AQD, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। टोटल एंगल 60 था, 30 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सिमेट्री से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे R1 निकालना है। आपने चैप्टर नंबर 9 किया था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे ऐसे आपने बहुत से क्वेश्चन किए। तो मतलब यहाँ पे क्या करो आप, अगर R1 ऊपर रखो डिवाइड बाई ये 10 सेंटीमीटर नीचे रख दो, तो क्या बनेगा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है tan थीटा, मतलब हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू क्या R1/10। नीचे वाला 10 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे आया 10 1 जा 10 डिवाइड बाई क्या है √3 बराबर क्या है R1। तो यहाँ से मुझे R1 पता लग गया, यानी कि पहली रेडियस पता लग गई 10/3 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरह से
अब जो R2 है वो मैं पता लगा सकता हूँ। कैसे? ध्यान से देखना, ये पॉइंट है A, यहाँ पे बनाया मैंने, ये पॉइंट है P, समझो ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट क्या है A, ये क्या हो गया P, और इधर ये B हो गया। इसको इससे ज्वाइन करो, ये एंगल अभी भी कितना है 30, लेकिन अब मैंने A से लेके P तक का लेंथ लिया है, वो कितना हो जाएगा 10 + 10 यानी पूरा 20, और PB कितना है R2, ठीक है। तो यहां से मैं R2 निकाल सकता हूं। कैसे? यहाँ पे देखो 10 30, सीधा सीधा 10 30, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 10 30 सीधा सीधा क्या जाएगा R2/20, R2 डिवाइड बाई 20। 10 30 जो है इसकी वैल्यू फिर से 1/√3, R2/20 था, ठीक है। तो यहाँ से 20 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो R2 है इसकी वैल्यू 20 के मल्टीप्लाई में 20/√3, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब अभी तक हमने जितना भी तामझाम किया वो सिर्फ इसलिए था ताकि हमें रेडियस पता लग जाए R1 और R2, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इसको मैंने मिटा दिया। हमारे काम का क्या है, रेडियस हमें पता लगानी थी, हमने वो पता लगा ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट क्या है B, इसको मिट गया है, बना देते हैं, ये पॉइंट है B, ठीक है। R1 R2 मुझे पता है, यहाँ पे मैं कहीं नोट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे कर लेता हूँ नोट। R2 की वैल्यू कितनी आई 20/√3 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू कितनी आई, R1 की वैल्यू ये रही, ठीक है 10/√3, क्योंकि अभी ये कैलकुलेशन में यूज़ होने वाले, तो मिटाने से पहले कहीं नोट करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको मैंने मिटा के स्पेस खाली कर लिया, ठीक। इसको भी मिटा देते हैं। खैर अब ये सब आपको पता है, फ्रस्टम, हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करते हैं, जो ये फ्रस्टम होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है, मैं यहाँ से कह सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वायर, पहले वायर निकाल लेते हैं, ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ये क्यों हुआ, देखो जो ये वायर होगा, वायर आप सबने देखा यार कैसा होता है, ऐसा पतला सा सिलेंड्रिकल वायर होता है, इसका ये डायमीटर होगा, डायमीटर हमें पता है 1/16, ठीक है। अगर डायमीटर हमें पता है तो रेडियस ऑफ वायर, ठीक है, जो रेडियस ऑफ वायर है, रेडियस ऑफ वायर वो पता लग जाएगी, ठीक है। डायमीटर का हाफ, 1/16 क्या है डायमीटर, हाफ का मतलब नीचे 2, तो कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। तो 1/32 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका रेडियस, और ये रेडियस किसकी है, वायर की। वायर की रेडियस को R3 बोल देते हैं, क्योंकि भाई R1 R2 तो यहाँ पे आ रहा है, तो R3 बोल देते हैं जो वायर बनेगा पतला सा उसकी रेडियस को, ठीक है। और जो वॉल्यूम होगा वायर का वो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये जो फ्रस्टम है इसी से वायर बनाई जा रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे अब हम, वायर जो होगा सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h, ठीक है। यहाँ पे जो h है ये क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। अगर देखो फिर समझाता हूँ, वायर अगर ऐसे पतली सी बनेगी, ठीक है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। अब ये सिलेंड्रिकल है तो इसकी लेंथ को उसकी हाइट बोलेंगे सिलेंडर की, तो इसकी सिलेंडर की हाइट को मैंने h बोल दिया, देखो, या फिर h हम इसको बोल चुके हैं तो इसको h2 बोल दो, ठीक है। तो πr²h2 और रेडियस कौन सी है 3 वाली, ठीक। तो यहाँ से ये आ गया वायर का वॉल्यूम πr²h, रेडियस किसकी, वायर की, और h किसका, वायर का, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πh, ठीक है, R1² R2² R1 R2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या देखो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर R3 का स्क्वायर है, R3 की वैल्यू 1/32 है। कैसे आया, अगर आपने ध्यान नहीं दिया पहले तो बता देता हूँ फिर से, डायमीटर वायर का था 1/16 सेंटीमीटर, इसका हाफ करोगे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/32 हो जाएगा, जो कि रेडियस होगी। हाफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। तो यहाँ से ये आ गया, तो ये है 1/32 डिवाइड इंटू 1/32 इंटू में हाइट, यही तो बताना है वायर की लेंथ कितनी होगी। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप लिख लेना, लेट दी लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू h2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1/3,
यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पर एच है हमारा फर्स्ट टर्म की हाइट, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और वो कितनी है, वो है 10। R1 कितना है हमारे पास, 10/√3 हमने अभी निकाला था, ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है, 10/√3 तो हो जाएगा 10/√3, R1 का स्क्वायर है, लगा दो। फिर R2 कितना है, 20/√3, 20/√3 इसका स्क्वायर है, लगा दो। प्लस में R1 कितना 10/√3 इंटू में R2 कितना 20/√3, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से देखो H2 की वैल्यू निकालते हैं, H2 इज इक्वल टू, ठीक है, नीचे 32 है, ये ऊपर जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ ये भी है ऊपर जाएगा, मतलब ये 32 थे उस तरफ जाएंगे दोनों, तो जाएंगे मल्टीप्लाई में। इनटू में इधर पहले से क्या है 10 1 जा 10 डिवाइड बाई कितना है 3, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, फिर 20 का स्क्वायर 400 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 10 इंटू 20 200 हो गया, √3 मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 32 इंटू 32 कर लेना, वैसे 32 का स्क्वायर मुझे याद है 1024, क्योंकि चैनल के नाम में आता है 1024, तो इसका स्क्वायर रूट मुझे याद है 32 होता था, तो 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो एक जीरो और लग जाएगा, डिवाइड बाई कितना है 3। यहाँ पर आ जाओ, देखो नीचे जो भी है नंबर सबके नीचे कितना आ रहा है 3 आ रहा है यार, ठीक है। तो जब भी नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो हो रहा है कर दो, 400 और 200 600 और एक 700, ठीक है। एलसीएम लेने की कोई झंझट नहीं होती अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना ईजी है, कैसे 1 2 3 जीरो है तो पहले 3 जीरो लगाओ, फिर 7 से पहाड़ा पढ़ो, 7 4 जा 28 कैरी हुआ 2, ठीक, फिर 7 2 जा 14 और जो 2 कैरी हुआ था 16 का 6 कैरी हुआ 1, फिर 7 इंटू 0 0 और जो 1 कैरी था यहाँ पर आ गया, फिर 7 इंटू 1 7, ठीक, और डिवाइड बाई 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कुछ जो एच आया है ये किस में है अभी, ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में है, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे ही आपने 100 नीचे लगाया, नीचे जैसे ही आपने 100 लगाया तो यहाँ पर ये बन जाएगा मीटर, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, जब ये 100 नहीं था तो ये क्या था सेंटीमीटर, इसको ऊपर वाले को 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो ये क्या बन जा रहा है मीटर बन जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से भाई इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब हमारे पास क्या बचा है 71680 डिवाइड बाई 9, तो 9 से इसको क्या करेंगे अब हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब डिवाइड के लिए यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो यहाँ देखो डिवाइड करते हैं भाई, हमारे पास क्या है 71680 डिवाइड किससे करना है 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा, ठीक है, 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 6, फिर 9 9 जा कितना होता है 81, कितना हो जाएगा 5, इस 8 को यहाँ पे उतारोगे, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, यहाँ पे कितना बचेगा 4, और ये जो जीरो है यहाँ पे उतारोगे, फिर कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, यहाँ पे कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाओगे 0, फिर 9 4 जा 36, मतलब ये 4 बचता रहेगा, 0.44 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 796464.4 मीटर, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर आएगा, मतलब इतना लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है ना। H2 की वैल्यू है, H2 हमने क्या बोला था तार की लंबाई।